सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप हमारे पास आते हैं S1N और S2N, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। सो माय नेम इज राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टर्म दी रखी है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस, मींस S1N रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है S1N और S2N जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप है। मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती है हमारे पास दो टाइप की होती है, S1N और S2N। इससे पहले कि हम S1N और S2N पर आए, हम जान लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती है जिसमें एक कंपाउंड के अंदर से न्यूक्लियोफाइल के द्वारा लिविंग ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है। मींस इस तरह से हमारे पास कोई भी कंपाउंड दिया होगा, फॉर एग्जांपल मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, RX, R मींस एल्काइल ग्रुप। अब जो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड दिया होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ठीक है, RX करके, ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मींस वो वाली स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, डोनेट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। सो ऐसी रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियोफाइल जो है किसी कंपाउंड के एक स्पेशल एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करके खुद को वहां एस्टेब्लिश करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस तरह से देखिए हमारे पास इस तरह से कंपाउंड दिया होगा RX, मतलब ये हमारे पास हैलाइड का आयन दिया हुआ है, ठीक है, RX। तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मींस जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है और ये न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती है ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये क्या कर लेगा, इसको, इस X को यहाँ से हटा देगा और खुद को यहाँ पर इसके साथ ऐड कर लेगा, मतलब R के साथ जुड़ गया। अब NU मीन्स न्यूक्लियोफाइल प्लस जो हैलाइड आयन है हमारा वो जो है सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल के द्वारा लिविंग ग्रुप वो वाला ग्रुप होता है जो कंपाउंड से जा रहा है, मतलब X लिविंग ग्रुप था, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो वाली रिएक्शंस है जिनमें न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हैलाइड आयन को वहां से रिप्लेस कर दिया जाता है और खुद वहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है एस्टैब्लिश हो जाता है उस ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह से एक कंपाउंड दिया है X, ठीक है, प्लस न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCH2 न्यूक्लियोफाइल, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्यों है। सो गाइस, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ये होती है पोलैरिटी की वजह से। यहाँ पर जो आप कार्बन देख रहे हो, कार्बन और X के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना, कार्बन और ये जो H2 यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये जो H2 दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअल में इस तरह से है, ये एक्चुअल में इस तरह से, ठीक है, ये एक्चुअल में है हमारे इस तरह से, HH इस तरह से लगे है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो C और X के बीच में क्या है, C और X के बीच में आप क्या देख रहे हो, C और X के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है जो हैलोजन के एटम होते हैं, जो हैलोजन्स होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी है, कम। अब आपको पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये वाला बॉन्ड बना है C और X के बीच का बॉन्ड, यहाँ वाला ये, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे X की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से X के ऊपर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन की तलाश कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तलाश कर रहा है। अब जैसे ही इसको यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मिलता है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है इस तरह से इस कार्बन के ऊपर, अब देखिए यहाँ पर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या कर लेता है, ये वाला कार्बन एटम, ये जो अल्फा कार्बन एटम है, वो वाला कार्बन एटम जो लिविंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। तो जैसे ही इसको न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल गए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन जो है, ये वाले बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड अपना तोड़ देगा,
ये वाला बॉन्ड अपना तोड़ देगा, ये वाला बॉन्ड इसने तोड़ दिया। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इसने तोड़ दिया। ये वाला बॉन्ड इसने क्यों तोड़ा? क्योंकि हमको पता है कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके, कार्बन सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थे, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास? R का R, CH2 का CH2। अब देखिए C का पॉजिटिव चार्ज हट गया और न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज हट गया। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे न्यूक्लियोफाइल के, वो इसने इस कार्बन को दे दिए, जो इसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था एक्स आयन के रिलीज होने के बाद। सो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अटैक कर रहा है, हमारे पास क्या बना था? RCH2 न्यूक्लियोफाइल प्लस हैलाइड आयन रिलीज हुआ था। तो अब आपको याद रखना है, ये तो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नाउ अब अगर हम S1N रिएक्शन की बात करें या S2N रिएक्शन की बात करें, तो दोनों ही रिएक्शन में जो है प्रोडक्ट जो है सेम बनेगा। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, चाहे ये S1N तरीके से हो या S2N तरीके से हो, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इनका पाथ अलग अलग होगा। SN1 रिएक्शन में कुछ अलग तरीके का पाथ फॉलो होगा, जबकि S2N रिएक्शन में जो है अलग तरीके का पाथ फॉलो होगा, जबकि प्रोडक्ट जो है दोनों में सेम बनेगा। ओके, तो यहां पर आपको पता लग गया कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती क्या है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, ये 2 टाइप की आती है, उनको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। SN1 रिएक्शन होती क्या है, S2N रिएक्शन होती क्या है, मतलब दोनों ही रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट में जो है हम जो है हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी भी देखेंगे, S1N रिएक्शन के रिगार्डिंग भी और S2N रिएक्शन के रिगार्डिंग भी। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं सबसे पहले S1N रिएक्शन की, ठीक है। S1N रिएक्शन, ठीक है। S1N रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो इस टर्म को ही हम जान लेते हैं कि S1N इसका मतलब क्या है। तो S तो मतलब है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां पर नाम से पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। N मीन्स यहां पर है न्यूक्लियोफिलिक, S मीन सब्स्टिट्यूशन, N मीन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। अब इस 1 का क्या मतलब है? इस 1 के मतलब को समझाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यहां पर आपको पता है कि जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के बराबर, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है A और B, तो उस रिएक्शन का रेट कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उन 2 रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट कितना है। मतलब उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन दी है, उसका जो एक्टिव मास हमारे पास दिया है, उसका जो है प्रोडक्ट कितना है, मतलब उनका गुणा कितना है, ठीक है ना। उसके साथ जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये रेट किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास कम से कम कितने रिएक्टेंट दिए हुए हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास कम से कम 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 का मतलब समझना है। इस 1 का क्या मतलब है? किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो वो वाली रिएक्शन, ध्यान से सुनना है, वो वाली रिएक्शन जिनमें रिएक्शन का रेट ओनली 1 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं S1N रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? S1N रिएक्शंस, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन का रेट ओनली 1 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर ए के एक्टिव मास में मैं कमी या ज़्यादा, मैं ए के एक्टिव मास को अगर मैं कम ज़्यादा करूं तो रिएक्शन के रेट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जबकि अगर मैं बी के एक्टिव मास को जो है कम ज़्यादा करूं तो रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई जो है इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली 1 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लगा है S1N। N मीन्स यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है ना। वन मीन यूनिमोलिक्यूलर। ये 1 जो है यूनिमोलिक्यूलर के लिए को डिस्क्राइब करने के लिए बताया गया है। मतलब एक ही रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लगा है 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में पता लग गया कि S1N में इनका क्या क्या मतलब है। S मीन सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, 1 मीन्स यूनिमोलिक्यूलर। वो वाली रिएक्शन जिनमें रिएक्शन का रेट ओनली 1 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको
द रिएक्शंस इन विच, ये मैंने आपको बता दिया, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट आर नाउन एज SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, मतलब वो वाली रिएक्शन जिनमें रिएक्शन का रेट ओनली वन रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दीज रिएक्शन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये वाली रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो ये रिएक्शन है, आप ये एग्जाम्पल रख सकते हो याद कि इसमें जो है हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है वो होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब नीचे ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ठीक है, ये एक आपको एग्जांपल याद रखना है नीचे। ठीक है, अब आप नीचे मैकेनिज्म में आएंगे। अब इस मैकेनिज्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों जो S1N और S2N रिएक्शंस हमारे पास आएंगी उनकी मैकेनिज्म अलग अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब इसकी मैकेनिज्म पर हम आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा S1N और S1N रिएक्शन, हमारी पॉइंट हमारे इसके क्लियर हो गए। ठीक है, अब मैकेनिज्म पर आते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में जो है, इसमें जो है S1N रिएक्शन जो है ये जो है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दीज रिएक्शंस कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। ऊपर ये हेडिंग दे दो आप, दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। अब स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 करके हम करेंगे। ठीक है ना, तो इसको लिखने के बाद हम लिख लेंगे स्टेप नंबर 1। ये जो S1N रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में हम क्या हेडिंग देंगे, स्टेप नंबर 1 में हम हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसके आगे हमको हेडिंग देनी है स्टेप नंबर 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये आपने डेफिनेशन दे दी, ये आपने हेडिंग दे दी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, इसके बाद हम, अब आपको पता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक टाइप S1N रिएक्शन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो S1N रिएक्शन होती है उनमें न्यूक्लियोफाइल सीधे जो है हमारे ओरिजिनल रिएक्टेंट के ऊपर अटैक नहीं करता। ठीक है ना, रिएक्टेंट में पहले कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होता है। ठीक है ना, वो जो ऑटोमेटिकली चेंज होगा S1N रिएक्शन में रिएक्टेंट के ऊपर, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। वो ऑटोमेटिकली चेंज क्या होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। ठीक है, हेडिंग आपने दे दी। उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए कोई हमने रिएक्टेंट ले लिया, कोई भी ले लीजिए, R इसको ही ले लो, CH2X इसको हमने ले लिया मान लीजिए। ठीक है, RCH2X, इसको और इलोबरेट वो करके लिखता हूँ मैं स्टेप नंबर 1 ताकि समझने में आसानी हो। मान लीजिए यहाँ पर है CH, ये आप स्टेप नंबर 1 में करोगे। ठीक है, RCHH, यहाँ पर हमने कर दिया R। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में जो है ये था हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, हम किसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, हेलोएल्केन के अंदर। ये मैंने एक हेलोएल्केन लिख लिया। ठीक है, एक हेलोएल्केन मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो S1N रिएक्शन है हमारे पास, उसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक नहीं करता है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक नहीं करता है, पहले इसमें खुद चेंज होती है इस रिएक्टेंट में। ठीक है ना, पहले इसमें खुद चेंज होगी। वो चेंज क्या होगा, यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जो है एक हेलोएल्केन था। ठीक है, अब इसके अंदर चेंज होगा। हेडिंग में हमने क्या लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसका जो है कार्बोकैटायन बन जाएगा अपने आप, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, अपने आप बनेगा पहले। ठीक है ना, ये खासियत है S1N रिएक्शन की कि इसमें कार्बोकैटायन अपने आप बन जाता है। ठीक है, R का R, C का C, H का H, नीचे भी H का H। ठीक है, नीचे भी H का H। तो ये जो X है ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, X यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, C के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब X की इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है ना, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, X के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। C के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है ना, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। इसको आप लिख लोगे, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब करते हैं हम स्टेप नंबर 2। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में आप हेडिंग दे दो ऊपर। स्टेप नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऊपर हेडिंग दे दो इसमें, स्टेप नंबर 2 के साथ आगे लिख लीजिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, C+RHH। ठीक है, अब ये था हमारे पास, ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास, ये जो कार्बोकैटायन है ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बना था। ठीक है ना, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जाके न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा।
अब जाके न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा अटैक करेगा, ठीक है। अब जाके न्यूक्लियोफाइल में अब जाके जो है न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगा। जो हेलो एल्केन थी उसके अंदर खुद ब खुद डिस्टर्बेंस आई थी, ठीक है ना। जब डिस्टर्बेंस आई तो अब जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करता है, किसे, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो। किसको इलेक्ट्रॉन की कमी? कार्बन को। इसलिए ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आया? आर का आर, सी का सी, एच का एच, एच का एच, और जो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, इसके साथ जो है लग गया। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज हट गया, कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में यहाँ पर दे दिए कार्बन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, जो न्यूक्लियोफाइल था उसने एक्स के आयन को रिप्लेस कर दिया। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में पहले था ना हेलो एल्केन का एक्स ग्रुप वहाँ से रिप्लेस हो गया, और यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं S1N रिएक्शन। तो हमने S1N रिएक्शन में क्या क्या देखा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। S1N रिएक्शन में हमने क्या क्या देखा? S1N रिएक्शन में हमने देखा कि इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट तो हमने इसमें देखा कि इसमें जो है रिएक्शन का रेट जो है सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने इसमें देखा कि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, देखा था हमने, ठीक है ना। थर्ड स्टेप हमने क्या देखा कि ये जो S1N रिएक्शन है ये जो है 3 स्टेप, ये जो है 2 स्टेप्स में हमारी कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास होता है फर्स्ट स्टेप में होता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हमने देखा था। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकैटायन बना था, और दूसरे में क्या हुआ था हमारे पास? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट में हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे स्टेप में हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मैकेनिज्म हो गया इसका, ठीक है ना, ये हमारे सब कुछ कर लिया। अब इसका अब सिर्फ एक चीज़ हमारे पास बच जाती है, ये वाली। और गाइज ये वाली चीज़ जो है ना आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है अभी जो हम करेंगे, क्योंकि जो क्लास 12 के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, या तो S1N या S2N, किसी ना किसी सीरीज़ को यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी कैसी होती है S1N रिएक्शन के टूवर्ड्स, ठीक है ना। अब हमें पता है कि हमारे पास अलग अलग तरह के हेलो एल्केन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो है CH3X, फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया है X, CH3X। अब ध्यान से देखिएगा इसको, CH3X। दूसरा हमारे पास दिया है R, ये वाला दूसरा हमारे पास दिया है RCH2, लास्ट में हमारे पास लगा है इसमें X, ठीक है। थर्ड केस हमारे पास क्या दिया है? पहले C दिया है, इसमें 2 R लगे हैं, यहाँ पर 2 R इस तरह से लगे, इसमें देखिए 2 R लगे हैं। CHX, एक इसमें H लगा है और एक इसमें क्या लगा है? X लगा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और जो फोर्थ दिया है हमारे पास यहाँ देखिए R3CX, R3 मतलब C के साथ कितने R लगे हैं? 3 R, 1 2 और तीसरा बन गया ये, और लास्ट में क्या लगा इसमें? X, फोर्थ वाले में X, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट हमारे पास दिया है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है। अब ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो कभी भी आपको इस सीक्वेंस को जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखना ध्यान से। अब आपको एक चीज़ और जाननी है, आपको पता है कि हेलो एल्केन जो है 4 टाइप के होते हैं। एक तो मिथाइल हैलाइड होता है हमारे पास, एक प्राइमरी हेलो एल्केन होते हैं, एक हमारे पास मिथाइल हेलो एल्केन होते हैं, मिथाइल हैलाइड होते हैं। दूसरे हमारे पास प्राइमरी हेलो एल्केन है, दूसरे हमारे पास सेकेंडरी हेलो एल्केन है, तीसरे हमारे पास टर्शरी हेलो एल्केन है। 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी, 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी, 3 डिग्री मीन्स टर्शरी। मतलब ये हेलो एल्केन हमारे पास मेनली 3 टाइप के है, ये भी है वैसे, लेकिन टाइप इसके 3 है, 1 2 3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में हमने इसको कैसे डिवाइड किया ये ध्यान से देखिए। वैसे ये हम क्लास +1 में काफ़ी अच्छी तरह से कर चुके होंगे आप, ठीक है। अब देखिए वो जो अल्फा कार्बन, सबसे पहले हमने अल्फा कार्बन देखना है। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन वो वाला कार्बन होता है जिसके साथ लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अब लीविंग ग्रुप यहाँ पर क्या है? लीविंग ग्रुप मतलब जाने वाला ग्रुप कौन सा है? X वाला ग्रुप है। अब X जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है।
ध्यान से देखना है, अगर अल्फा कार्बन के ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा है, मींस आर लगा है, अगर एक आर लगा है हमारे पास अल्फा ग्रुप के ऊपर, तो हम कहते हैं कि वो जो है प्राइमरी है। ये जैसे है, देखिए इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक आर लगा है, ठीक है ना, मतलब एक एल्काइल ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन नहीं गिनने, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखिए, सेकंड स्ट्रक्चर में 2 डिग्री में देखिए, वो वाला कार्बन एटम, वो अगर किसी अल्फा कार्बन के ऊपर, अगर मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन के ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तब हम कहेंगे कि वो जो है हेलो एल्केन जो है हमारा सेकेंडरी हेलो एल्केन है, ठीक है। अगर ऐसा हेलो एल्केन हमारे पास है जिसमें जो है अल्फा कार्बन के ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप हमारे पास लगे हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो है टर्शरी हेलो एल्केन है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि अलग अलग टाइप के हमारे पास हेलो एल्केन है, ठीक है। अब जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स टुवर्ड SN1 रिएक्शन है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जितने भी हेलो एल्केन दिए हुए हैं यहाँ पर, प्राइमरी बोलो, सेकेंडरी बोलो, टर्शरी बोलो या मिथाइल हैलाइड बोलो, ठीक है, इनमें से जो है S1N रिएक्शन सबसे ज़्यादा जो है किस में होगी, मतलब सबसे जल्दी इनमें किस में होगी, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है S1N रिएक्शन के रिगार्डिंग, वो हमको देखना है, वो सीक्वेंस हमको देखना है, ठीक है। मतलब आपको देखना है कि जो S1N रिएक्शन है इसमें जल्दी होगी, प्राइमरी वाले में जल्दी होगी, सेकेंडरी वाले में जल्दी होगी या टर्शरी वाले में जल्दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लगे कि 3 टाइप के हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस वाले में जो है S1N रिएक्शन जो है जल्दी होगी, ठीक है। तो अब याद कीजिए जो हमारे पास S1N रिएक्शन है, ठीक है, जो हमारे पास S1N रिएक्शन है उसमें 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप होता है S1N रिएक्शन में, वो होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, मतलब रिएक्शन कितनी ज़्यादा स्पीड से होगी वो डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेप के ऊपर। अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन बनना होता था, ठीक है। तो हम लेते हैं, मान लीजिए इस वाले को ले लिया हमने, इस वाले को ले लो, ठीक है, बना लो इसका कार्बोकेटायन ले लो। मान लीजिए अब देखिए क्या है, ये सी दिया है, कितने आर लगे इसके साथ, देखिए आर के सी के साथ कितने आर लगे, 3 आर लगे, 1 2 3, ठीक है। ये एल्काइल हैलाइड था मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए ये एल्काइल हैलाइड है मेरे पास, ठीक है, लास्ट वाले को ले लिया मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए फर्स्ट, अब जो हमारे पास S1N रिएक्शन थी उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, उसमें फर्स्ट स्टेप होता था कार्बोकेटायन का बनना, और जिसमें कार्बोकेटायन सबसे पहले बनेगा वो वाली रिएक्शन जो है सबसे जल्दी होगी, ठीक है, मतलब वो वाला हेलो एल्केन जो है सबसे जल्दी रिएक्शन शो करेगा S1N रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मान लीजिए इसका कार्बोकेटायन बना लिया मैंने, CCR, ठीक है। अब देखिए X को हटा दिए जैसे ही मैंने, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपको देखना है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो ये वर्ल्ड है इसके अंदर वो वाली चीज़ें बहुत जल्दी बनती है जो स्टेबल होती है, ठीक है ना, वो वाली चीज़ें जल्दी बनती है जो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, अब 3 आर ग्रुप इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता था हमारे पास, +I इफेक्ट और -I इफेक्ट, ठीक है। तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की कैपेसिटी रखते हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब अपनी तरफ को खींचने की कैपेसिटी रखते हैं। और हमको पता है कि जो आर ग्रुप होता है इनके पास इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की कैपेसिटी होती है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, अपने से दूर ले जाते हैं, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, अब आप देख रहे हो कि जो ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के साथ कितने आर ग्रुप लगे हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अगर क्योंकि इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, तो ये जो कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है, ये काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए ये वाला कार्बन एटम जो है, ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये थोड़ा ये जो है काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है हमारे पास स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जो है सी के पॉजिटिव चार्ज को जो है 3 आर ग्रुप जो है न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मतलब क्या, ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास काफ़ी जल्दी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है, और जो स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं वो जो है काफ़ी जल्दी बनते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं इसका सेकंड वाले के साथ, इस वाले के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। हमने कौन सा, ये वाला हमने डिस्कस कर दिया, आर, इसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया, इस वाले को डिस्कस कर लिया। अब मान लीजिए ये वाला लिया हमने, ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर इसके अंदर थर्ड वाले के अंदर R2CHX, मान लीजिए इसके अंदर हुई, अब इसके अंदर भी SN1 रिएक्शन हुई, ठीक है, इसका हमने कार्बोकेटायन बना दिया। तो अब इसके साथ कितने आर ग्रुप लगे हैं, 2 आर ग्रुप लगे हैं, RC
R, एक H लगा है, एक H लगा है और बन गया कार्बो। मान लीजिए कार्बोकेटायन इसमें भी बन गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो, कंपेयर करो, अब इनको कंपेयर करो। ये है हमारा 3 डिग्री, ये है हमारा टर्शरी वाला, ये है हमारा 2 डिग्री वाला, ये है हमारा सेकेंडरी वाला। अब इनमें कंपेयर कीजिए। अब आप इनमें कंपेयर करो कि ये वाला कार्बोकेटायन, ये वाला जो हमारे पास 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन, ये ज़्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री वाला हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सेकेंडरी वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर कितने R ग्रुप लगे हैं? 2 R ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास कार्बन है उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की भूख है, क्योंकि C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की भूख है, ठीक है ना। अब यहाँ 3 डिग्री में हमने देखा कि इसकी भूख को शांत करने के लिए 3 ग्रुप जो है काम कर रहे हैं, मतलब इसकी भूख जो है काफ़ी हद तक शांत होगी। जबकि इस केस में 2 डिग्री वाले केस में C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की भूख है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भूख मिटाने के लिए कितने R ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं? सिर्फ 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये वाला कंपाउंड जो है 2 डिग्री वाला कंपाउंड स्टेबल तो होगा, क्योंकि इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उतना स्टेबल नहीं होगा जितना 3 डिग्री है, क्योंकि 3 में जो है 3 R ग्रुप लगे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये कि जो ये वाली रिएक्शन होगी हमारे पास, मतलब जो ये वाला कौन सा हेलोएल्केन था, ये वाला किस हेलोएल्केन का कार्बोकेटायन है? ये वाला है टर्शरी वाले का। मतलब टर्शरी वाले जो हेलोएल्केन हमारे पास होंगे उनके अंदर S1N रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनमें कार्बोकेटायन जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो बहुत जल्दी बनेगा। क्यों बनेगा बहुत जल्दी? क्योंकि ये वाला जो इसमें जो कार्बोकेटायन बनता है वो बहुत स्टेबल होता है, ठीक है ना। ये बहुत स्टेबल होता है और स्टेबल चीज़ें बहुत जल्दी बनती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो 2 डिग्री वाला था, 2 डिग्री वाले में सिर्फ और सिर्फ 2 R ग्रुप लगे थे, ठीक है। इसलिए जो है ये पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, और ये मॉलिक्यूल उतना 2 डिग्री वाला मॉलिक्यूल उतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि 3 डिग्री वाला है, ठीक है। अब 2 डिग्री वाले को हम कंपेयर करते हैं 1 डिग्री वाले के साथ, मतलब प्राइमरी वाले के साथ इसको कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी वाले के साथ, प्राइमरी में क्या था हमारे पास? एक R ग्रुप लगा है, हमारे पास एक R ग्रुप लगा है, इस तरह से H है और हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें R है, C था, R है, एक H है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये है हमारा 2 डिग्री और ये है हमारा 1 डिग्री। अब इन दोनों में आप कंपेयर करो कि इन दोनों कार्बोकेटायन में से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन की भूख मिटाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं? सिर्फ 2 हमारे पास एल्काइल ग्रुप लगे हैं। जबकि प्राइमरी वाले में देखिए कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं C की भूख को मिटाने के लिए? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा है। मतलब ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये उतना स्टेबल नहीं होगा जितना स्टेबल 2 डिग्री होगा, क्योंकि 2 डिग्री में 2 भूख मिटाने के लिए 2 ग्रुप काम कर रहे हैं। कार्बन की भूख को मिटाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की भूख को मिटाने के लिए 2 एल्काइल ग्रुप काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री के, ठीक है ना। इसलिए S1N रिएक्शन जो है सेकेंडरी जो है हेलोएल्केन उनमें जल्दी होगी, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो कार्बोकेटायन है ज़्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि जो रेट कितनी स्पीड से आगे जाएगी वो डिपेंड कर रही है कार्बोकेटायन के ऊपर कि कितना हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। 2 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, इसलिए जो है 2 डिग्री वाले में जो है S1N रिएक्शन जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वाले के, ठीक है। और अब कंपेयर करके देखते हैं हम प्राइमरी वाले को मिथाइल हैलाइड के साथ, ठीक है, मिथाइल हैलाइड के साथ। यहाँ पर हमारे पास क्या है? मिथाइल हैलाइड के साथ इसको कंपेयर करके हम देखते हैं इस तरह से CH इसके ऊपर मान लो कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ R, एक R लगा है प्राइमरी वाले के साथ। कितने R लगे होते हैं? R मीन्स एल्काइल ग्रुप, ठीक है। कितने R लगे होते हैं प्राइमरी वाले के साथ? सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो जो प्राइमरी वाला है हमारे पास, ठीक है, ये जो प्राइमरी वाला हेलोएल्केन है हमारा, प्राइमरी वाला जो ये हमारे पास कार्बोकेटायन बना यहाँ पर, ठीक है, प्राइमरी हेलोएल्केन से जो कार्बोकेटायन बना उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की भूख है, इलेक्ट्रॉन की जो कार्बन के ऊपर भूख है उसको जो है एक एल्काइल ग्रुप काफ़ी हद तक शांत कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ये कार्बोकेटायन कुछ हद तक स्टेबल होगा, कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत इसकी भूख को शांत कर रहा है, ठीक है। जबकि मिथाइल हैलाइड में यहाँ पर क्या हो रहा है? मिथाइल हैलाइड में एक भी ये जो है ये प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसके साथ जो है एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं लगा है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होते, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, जो ये फर्स्ट वाला हमारे पास मिथाइल हैलाइड वाला जो कार्बोकेटायन बना हमारे पास, मिथाइल हैलाइड से जो कार्बोकेटायन बना हमारे पास, ये जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। मतलब ये जो मिथाइल हैलाइड है ना ये बहुत कम जो है S1 रिएक्शन को शो करेगा,
ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायन बनता है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन जो है बहुत ही अनस्टेबल है। अब देखिए यहाँ पर तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो है कार्बोकेटायन का जो है पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब ये वाला कार्बोकेटायन बहुत ही अनस्टेबल है, और जो चीज़ अनस्टेबल होती है वो बहुत कम बनती है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो चीज़ें स्टेबल होती है वो बहुत जल्दी बनती है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर सीक्वेंस, अब ये हमने पूरा कर लिया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए टर्शरी वाला सबसे जल्दी S1N रिएक्शन किस में हुई थी, सबसे रिएक्टिव कौन थे S1 रिएक्शन के टूवर्ड्स, जो हमारे पास टर्शरी वाले थे 3 डिग्री वाले, ठीक है। उससे कम कौन से थे हमारे पास 2 डिग्री वाले, ठीक है। उससे कम कौन से थे हमारे पास 1 डिग्री वाले, और उससे कम कौन से थे हमारे पास मिथाइल हैलाइड वाले, ठीक है ना, मिथाइल हैलाइड वाले। तो ये है हमारा सीक्वेंस। किस वाली रिएक्शन का सीक्वेंस लिखा हमने, ये S1N, मतलब हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड S1N जो है इस तरह होगी, ठीक है ना, इस तरह से इसका सीक्वेंस बनेगा। सबसे जल्दी टर्शरी वाले में होगी, उससे थोड़ा कम 2 डिग्री, उससे थोड़ा कम 1 डिग्री, और सबसे कम होगी मिथाइल हैलाइड में। सबसे कम किस में होगी, मिथाइल हैलाइड में। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है इसका सब कुछ देख लिया S1N रिएक्शन का, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन हमने देख ली, इसका मैकेनिज्म हमने देख लिया, और हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी भी हमने देख ली इसके टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया सारा का सारा S1N रिएक्शन का किस्सा खत्म, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं, दूसरा इनका नाम क्या है, S2N रिएक्शंस, ठीक है। इनका दूसरा नाम क्या है, S2N रिएक्शन। अब इनका इसका भी वही मतलब है, इस टर्म का भी वही मतलब है जो पहले वाले में मैंने आपको समझाया, ठीक है। S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इस 2 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो उसके जो रिएक्टेंट हुए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसके रिएक्टेंट्स है A और B, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन हो उसका जो रेट कितना होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट होते हैं उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब उनका जो मास दिया हमारे पास एक्टिव मास, उनका गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्शन का रेट, ठीक है। तो S1N रिएक्शन में हमने देखा कि जो रिएक्शन का रेट था वो ओनली 1 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो जो S2N रिएक्शन है उनमें रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब चाहे आप ए में कुछ कमी या ज़्यादा कर लो, अगर आप ए की कॉन्सेंट्रेशन में कुछ ज़्यादा या कमी कर लोगे तो रिएक्शन की रेट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बी में अगर आप कमी या ज़्यादा कर लोगे तो रिएक्शन की रेट पर जो है हमारा फ़र्क पड़ेगा। मीन्स कहने की बात है कि जो हमारे पास S2N रिएक्शन है उसमें रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसलिए यहाँ पर लगा है 2, ठीक है ना, 2 लगा है इसीलिए यहाँ पर 2 का मतलब है यहाँ पर बाइमॉलिक्यूलर, क्योंकि रिएक्शन का रेट जो है दोनों रिएक्टेंट के द्वारा जो है डिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की डेफिनेशन के ऊपर। तो क्या कहा मैंने इसमें आपको, द रिएक्शंस, वो वाली रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट आर नाउन एज S2N रिएक्शन। अब देखिए वही बात कही जो मैंने आपको बताई, मतलब S2N रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होगी जिनमें रिएक्शन का रेट जो है दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और क्या याद रखना हमको इसमें, दीज रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दीज ऑर्डर फॉलो, यहाँ पर आपको सेकंड करना है, इस फर्स्ट की जगह आप सेकंड कर लो, ठीक है, इसकी जगह आपको सेकंड करना है फर्स्ट की जगह। दीज रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दीज रिएक्शन कंप्लीट्स इन ओनली 1 स्टेप, ठीक है ना। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये तो हम आगे देखेंगे, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये सारा का सारा हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी बस आपको यही याद रखना, जब मैकेनिज्म आप करोगे ना तो सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस आपको यही याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन का रेट जो है हमारे दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है, अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट नहीं, इसमें आप स्टेप नंबर फर्स्ट नहीं करोगे, सीधा मैकेनिज्म कर लो, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप है। तो आप क्या लिखोगे, मैकेनिज्म, सीधा मैकेनिज्म कर दो, स्टेप नहीं लिखने, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है, ठीक है ना। जो हमारे पास S1N रिएक्शन थी उसमें हमारे पास 2 स्टेप थे, इसलिए हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 किया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप है, ठीक है ना।
तो मैकेनिज्म आप करोगे, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म में आप क्या करोगे, पहले अब इसको आपको इस तरह से लिखना है, नीचे आप C कर दो, यहाँ पर आपने X कर देना है, यहाँ पर आप कुछ भी कर दो, HH कर दो, चाहे HHR इस तरह से कर दो, इस तरह से कर लीजिए आप, ठीक है। प्लस किसका अटैक कर रहे हैं हम, इसको छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लंबी रिएक्शन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दोबारा से C, एक मिनट, CHR कर दो यहाँ पर, या H, आप किस तरह से ये जो HR ये कुछ भी लगा हुआ है इनको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, आपने जो लगाना है। H की जगह आप R भी लगा सकते हो, ठीक है, या R की जगह आप H भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमारे पास पहले मॉलिक्यूल हमने लिखना है एल्काइल हैलाइड का, ये था हमारे पास एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये था हमारे पास एल्काइल हैलाइड। इसके ऊपर जैसे ही किसका अटैक कराना है हमको, न्यूक्लियोफाइल का जैसे ही हमने इसके ऊपर अटैक किया तो क्या होगा, ये आपको लिखते जाना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर HCR इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा, इसको एक मिनट रुक जाइए, दोबारा इसको करते हैं हम। तो सबसे पहले कर लीजिए आप, बीच में C कर देना है, यहाँ पर हमने X कर दिया है, यहाँ पर मान लीजिए हमने H कर दिया, इस बार इसको घुमा के थोड़ा लिखना पड़ेगा, H कर दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने कर दिया, या R लगा दो या H लगा दो, कुछ भी आप लगा सकते हो, इस तरह से R लगा दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने लगा दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर अटैक किसका करवाया हमने, इसके ऊपर अटैक करवाया हमने न्यूक्लियोफाइल का। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CRH, ध्यान, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, H, ये आपको डॉटेड बनाना है, यहाँ से इसको हम डॉटेड बनाएंगे, इस वाले बॉन्ड को मैं दूसरे कलर से क्यों करता हूँ, डॉटेड, यहाँ भी डॉटेड, यहाँ पर आपको X लिखना है और यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल लिखना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो बीच में जो स्टेट बनेगी हमारे पास, सो गाइस जो बीच में जो स्टेट बनेगी हमारे पास, चलो ये पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं, इसको पहले कंप्लीट ही कर लीजिए इसको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रिएक्शन और आगे बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद ये आपको आगे करना है क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको सीधे आगे को ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इस तरह से, इसको मैं ब्लैक कलर से शो कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है CHR न्यूक्लियर, हालांकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको आगे बताऊंगा, बस आप अभी के लिए इसको नोट कर लो, अभी के लिए इसको नोट कर लो, स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अब हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है आपने कि हुआ क्या यहाँ पर, ठीक है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम आगे देखेंगे, उसके आप टेंशन मत लो, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ और सी होगी इसकी, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी कुछ और कहती है, अभी बस हमने सिर्फ मैकेनिज्म पर फोकस करना है इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास था हेलो एल्केन, ठीक है ना, हेलो एल्केन, फर्स्ट स्टेप में था हमारे पास हेलो एल्केन। अब देखिए हेलो एल्केन के ऊपर किसका अटैक करवाया हमने, हेलो एल्केन के ऊपर जैसे ही हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया तो बीच में जो स्टेट बन रही है इस पर आपको ध्यान देना है, जो बीच में जो स्टेट बन रही है इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये वाली स्टेट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो बीच वाली स्टेट यहाँ पर बन रही है हमारे पास, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, SITION लिख लो जी इसको, ट्रांजिशन स्टेट, जो बीच वाली ये स्टेट बनाई है हमारे पास इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ भाई इसको भी कंप्लीट कर लो, प्लस X नेगेटिव,
प्लस एक्स नेगेटिव। तो ये है इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म। अब आपको ध्यान से देखना है कि हुआ क्या यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक हमारे पास हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल था, ठीक है, उसके ऊपर अटैक किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब आपको याद करना है S1N रिएक्शन को याद कीजिए। S1N रिएक्शन में क्या हुआ था, उसमें सीधे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया था, ठीक है, उसमें सीधे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल सीधे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा तो वो सीधे जो है अल्फा कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा। दोबारा मैं कह रहा हूँ, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा ना हेलो एल्केन के ऊपर, वो सीधा जाके कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं होगा, सीधे वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनाएगा सीधा उस कार्बन के साथ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया वो पार्शियली बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, वो पार्शियल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ पर आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर अटैक किया। जैसे ही इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, जैसे इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था उसने जो है पार्शियली बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, ठीक है। अब आपको पता है कि जो कार्बन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है ये कार्बन, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे ही इसको पता लगता है कि न्यूक्लियोफाइल ने मेरे ऊपर अटैक कर लिया है कार्बन को, जैसे ही लगता है, तो ये क्या करता है, जो सी और एक्स के बीच का बॉन्ड है, सी और एक्स के बीच का जो बॉन्ड है, सी और एक्स के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटने लगता है, ठीक है ना, ये टूटने लगता है। मींस क्या, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगता है, वैसे ही अल्फा कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड टूटने लगता है, ठीक है। तो जो ये बीच की स्टेट हमारे पास मिल रही है, ठीक है, तो जो ये बीच की स्टेट हमारे पास मिल रही है, जिसमें कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में भी पार्शियल बॉन्ड है और कार्बन और हैलोजन के बीच में भी पार्शियल बॉन्ड है, ठीक है ना, मतलब आधा आधा प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल के साथ भी पार्शियल बॉन्ड बनाया है और एक्स के साथ भी पार्शियल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। एक चीज़ और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल होगी, ध्यान से सुनिएगा ये बात, हालांकि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा इस साइड से अटैक नहीं करेगा, ध्यान से देखना है अब आपने, जो मैं यहाँ एरो से क्या शो कर रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ ना सीधे कि सी के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा जो है ना, वो हमेशा एक्स एटम के, जो हैलोजन का एटम लगा है, जो लिविंग ग्रुप लगा है, उसके अपोजिट साइड से अटैक करता है, ठीक है ना। उसके कहाँ से अटैक करेगा, ये अपोजिट साइड से। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा बेटर तरीका क्या है इसको शो करने का, इसको शो करने का ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि आप इस तरह से शो करो इसको कि न्यूक्लियोफाइल ने इस तरह से अटैक किया, यहाँ से अटैक किया, इस तरह से अटैक किया, क्योंकि अटैक हमेशा इस तरफ से होगा, जिस तरफ मैंने एरो लगाया ना, अटैक हमेशा इस तरफ से होगा। जिस तरफ हमारे पास हैलोजन का एटम लगा है उस तरफ से अटैक कभी भी नहीं होता S2N रिजेक्शन में। ये बात आपको गांठ बांध के याद रखनी है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल को आपको इस तरह से शो करना है, इस स्टेप में आपको इसी तरह से शो करना है, ठीक है ना। इसको इस तरह से, यहाँ से इसको सीधे यहाँ से एरो नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो है अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास लिविंग ग्रुप लगा होगा उसकी उल्टी साइड से होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी मैकेनिज्म। तो क्या क्या देखा हमने इस मैकेनिज्म में, फर्स्ट क्या हुआ हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास सीधे जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ हमारे पास क्या बनी, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ जो है पार्शियली बॉन्ड बनाता है और कार्बन जो है एक्स के साथ पार्शियली बॉन्ड तोड़ता है। मतलब यहाँ पर जुड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, यहाँ पर टूटने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। ये जो बीच वाली स्टेट है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब जब ट्रांजिशन स्टेट हुई तो ये आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा बना था न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड, यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट बन गया, अब इसको पूरा करेंगे, अब नहीं इसको डॉटेड बनाना है, यहाँ पर इसको ठीक कर लो, यहाँ पर अब ये डॉटेड नहीं रखना है, क्योंकि अब ये कंप्लीट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ये जो है कंप्लीट बॉन्ड बन गया। अब देखिए हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, अब आपको पता है कि कार्बन जो है 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में पूरा बॉन्ड बन जाएगा, जो एक्स होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, एक्स हमारा जो है यहाँ से हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल से निकल जाएगा। मतलब अब ये हेलो एल्केन नहीं रहेगा, अब जो है न्यूक्लियोफाइल ने उस हेलो एल्केन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट मैकेनिज्म S1N रिएक्शंस की, S2N रिएक्शन की, सॉरी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, एक मिनट। तो हमने मैकेनिज्म हमने देख लिया,
मैकेनिज्म हमने S1N रिएक्शन का भी देख लिया, ठीक है ना, S1N रिएक्शन का भी मैकेनिज्म हमने देख लिया। अब हम आते हैं नीचे, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स टुवर्ड S2N रिएक्शन। जो S2N रिएक्शंस है उनकी जो S2N रिएक्शंस होगी, ठीक है, हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी उनके टुवर्ड्स कैसी होगी, मतलब कौन से हेलो एल्केन के अंदर S2N रिएक्शन जल्दी होगी, किसमें जो है लेट होगी, वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब किस तरह से जो है हेलो एल्केन अपनी रिएक्टिविटी को शो करेंगे टुवर्ड S2N रिएक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि जो हमारे पास S1N रिएक्शन थी, जो हमारे पास S1N रिएक्शन थी, उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा बना था, उसमें सबसे ज़्यादा किसमें थी, उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, मतलब कौन सा हेलो एल्केन जो है S1N रिएक्शन के टुवर्ड जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, वो था हमारा C3X। इसमें जो है हमारे S1N रिएक्शन सबसे ज़्यादा होती थी, ठीक है, उससे कम R2CHX और इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। मतलब कहने की बात यह है कि जो टर्शरी वाले थे, जो S1N रिएक्शन थी हमारे पास, उसमें जो है टर्शरी वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्टा होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल उसका उल्टा होगा। पहले जो S1N रिएक्शन में, जो S1N रिएक्शन में हमारे पास सीक्वेंस था, ठीक है, वो बिल्कुल उलट जाएगा S1N रिएक्शन में, ठीक है। कैसे उलटेगा यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। जो S1N रिएक्शन थी हमारे पास, वहाँ पर रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था वहाँ पर कि कितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पर कार्बोकैटायन तो बन नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा कि ट्रांजिशन स्टेट कितनी जल्दी बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ट्रांजिशन स्टेट जो है कितनी जल्दी बनती है, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने टर्शरी वाला ले लिया मैंने, मान लीजिए R, पहले इसको लिख लो, आप पहले इसको लिख लो या आप पहले समझ लो, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। ये है हमारे पास सीक्वेंसेस का। अब एक ले लो इनमें से कोई भी, R3 मान लीजिए, ये ले लिया मैंने R3, टर्शरी वाला ले लिया मैंने, ठीक है। लास्ट वाला टर्शरी है ना, C लगा है, C के साथ क्या लगा है, X लगा है, ठीक है। और क्या क्या लगा है इसमें, कितने R ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, कितने R ग्रुप लगे, इसमें 3 R ग्रुप लगे हैं, एक लग गया, दूसरा लग गया और तीसरा लग गया। मान लीजिए इस तरह से है ये, ठीक है, इस तरह से लग गया ये, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, अब इसका क्या बनाना है हमने, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। इसकी क्या बनानी है हमने, ट्रांजिशन स्टेट। हमको पता है कि जो S1N रिएक्शन है, जो S2N रिएक्शन है हमारे पास, उसमें रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर, कि ट्रांजिशन स्टेट कितनी जल्दी बनेगी। जिस हेलो एल्केन में ट्रांजिशन स्टेट सबसे जल्दी बनेगी, उसमें जो है S2N रिएक्शन सबसे जल्दी होगी, ठीक है, सीधी सी बात है। अब आपको पता है, अब मैंने आपको कहा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा जो है जो हमारे पास लिविंग ग्रुप लगा होगा उसके अपोजिट साइड से अटैक करता है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है X। लिविंग ग्रुप मतलब जाने वाला ग्रुप कौन है, यहाँ पर जाने वाला ग्रुप तो X है हमारे पास, ठीक है। तो ये X है, तो अटैक कहाँ से होगा, न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी है, स्टीरिक हिंड्रेंस। हालांकि आप पिछली क्लास में इसको पढ़ चुके हो, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक स्टीरिक हिंड्रेंस के बारे में, आप जानो कि स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल हम देखते हैं, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूल के बाहर जितने भी ग्रुप या एटम्स लगे हुए हैं, उनके पास कितनी कैपेसिटी है कि वो किसी बाहर के अटैकिंग रिएजेंट के अटैक को रोक सके, उसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, उसके जो बाहर ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर लगा है RCRX, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके बाहर के जो ग्रुप लगे हुए हैं, उनके पास कितनी कैपेसिटी है कि वो बाहर से किसी आ रहे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के अटैक को रोक सके, मींस अटैकिंग रिएजेंट के अटैक को रोक सके, उस कैपेसिटी को हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। उस कैपेसिटी को हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। मतलब सिंपली आप ये याद रख लो कि अटैक रोकने की, मॉलिक्यूल के अंदर अटैक रोकने की कैपेसिटी वही है स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है, जो उसके बाहर के ग्रुप की वजह से होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना होगा, ओहो दोबारा बनाना पड़ेगा ये, तो चलिए इसको दोबारा बनाते हैं। अब
ब्लैक कलर में इसको बनाते हैं। तो हमारे पास था CXR, इधर को कर लो इसको CXR, ठीक है। चलो बीच में बना लो इसको, बीच में बना लो इसको, क्योंकि ये यहाँ पर मुझको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। CXR, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारे पास? मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल हमारा ऊपर अटैक कर रहा है, कोई इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको स्टीरिक हिंड्रेंस के बारे में बताया कि स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है। किसी एक मॉलिक्यूल के बाहर के ग्रुप के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो उस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक को रोक सके, उसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। एक और बात आपको याद रखनी है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा ना, जितना बड़ा ग्रुप होगा उसका स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसका जो है स्टीरिक हिंड्रेंस उतना ज़्यादा होगा। जितना बड़ा ग्रुप होगा उसका स्टीरिक हिंड्रेंस जो है उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए R लगा है, ठीक है। अब कोई भी आपके पास एटम दिया है या ग्रुप ऑफ एटम दिया है, उनका एक स्पेशल घेरा होता है। मीन्स इस तरह से इस R का इम्पैक्ट इतना है, ठीक है ना। यहाँ तक ये जो है, ये जो R ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ तक इसका स्टीरिक हिंड्रेंस की पावर है। मतलब कोई भी यहाँ से इस घेरे तक अटैक करेगा ना, तो ये R जो है उसको रोकेगा वहाँ से जाने से, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कितने R लगे हुए हैं? 3 R लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कितने R लगे हुए हैं? 3 R लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 3 R लगे हुए, मतलब इनका घेरा इस तरह से है। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना बड़ा घेरा होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो है इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, ठीक है। अब आप देखोगे अगर, तो न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के लिए कितनी जगह है? न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के लिए कितनी जगह है? न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के लिए बहुत कम जगह है, ठीक है ना, बहुत कम जगह। यहाँ देखिए, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अटैक कर सकता है, इस जगह से। यहाँ पर मैं और शो करता हूँ, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अटैक कर सकता है, यहाँ से, ठीक है। ना तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर सकता, ना तो यहाँ से 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 कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इतने से स्पेस से जो है अटैक कर सकता है। क्यों अटैक कर सकता है? ये हुआ स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। यहाँ देखिए, ये जितना बड़ा मॉलिक्यूल है, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं हमारे, वो बड़े ग्रुप हो गए, ठीक है, वो बड़े ग्रुप होते हैं। मैंने आपको कहा कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, उतने ज़्यादा उनकी स्टीरिक हिंड्रेंस की पावर होगी। अब देखिए, R ग्रुप बड़े हैं, ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है न्यूक्लियोफाइल को रोक दिया। न्यूक्लियोफाइल को रोका अटैक करने से। सिर्फ और सिर्फ जो ये छोटी सी जगह बची, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ यहीं से ही अटैक कर सकता है, ठीक है ना। मतलब बोलने की बात क्या हुई? बोलने की बात ये हुई कि जो ये हमारे पास CR3X ये वाला जो हेलो एल्केन हमारे पास होगा, मीन्स जो टशरी वाला, ये कौन सा हेलो एल्केन है? ये टशरी वाला है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन के ऊपर 3 R लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि जो टशरी वाला है उसमें अटैक बहुत मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है करना। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे स्टीरिक हिंड्रेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब न्यूक्लियोफाइल को बहुत कम जगह मिल रही है अटैक करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए, अब थर्ड वाला हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड वाला देखते हैं। इसको हमने डिस्कस किया, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब सेकंड वाले को देखते हैं। अब देखिए, सेकंड वाले में क्या लगा है, इसको देखिए। अब C लगा है, C के ऊपर क्या लगा है, लास्ट में लगा है इसमें X, ठीक है। और क्या क्या लगा इसमें, यहाँ पर लगा है, इस साइड को कर लो, इस साइड को कर लो, यहाँ पर लगा है हमारे पास, ये देखिए, इसको देखिए क्या क्या लगा है, लास्ट में X लगा है। कितने हाइड्रोजन लगे इसके साथ? 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हैं। और एक इसके साथ क्या लगा है, एक R ग्रुप लगा है इसके साथ, एक R लगा है, देखिए एक R लगा है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं। एक R लगा है, एक यहाँ पर R लगा है और एक यहाँ पर क्या लगा है हमारे पास, हाइड्रोजन। इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है ये, ठीक है, इस तरह से हमारे पास दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके R2, सॉरी यहाँ पर इसमें देखिए R2 लगा है, मतलब यहाँ भी R आएगा, ठीक है ना। कितने एल्काइल ग्रुप लगाए हमने यहाँ पर? R2, 2 एल्काइल ग्रुप हमने लगा दिए, ठीक है। तो आप फिर से देखेंगे तो जो R का घेरा है कितना है, इतना है, ठीक है। यहाँ पर R का घेरा कितना है, इतना है, ठीक है। अब हमको पता है कि एल्काइल ग्रुप का जो है, एल्काइल ग्रुप के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस की पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब वो जो है अटैक को रोकने की कैपेसिटी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि बड़े ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए फिर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है,
ठीक है ना। फिर से हमारे पास क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अब इसके पास जगह थोड़ी ज़्यादा हो गई, अब न्यूक्लियोफाइल के पास जो है जगह थोड़ी ज़्यादा हो गई अटैक करने के लिए, ठीक है। हालांकि अभी भी इसके पास उतनी जगह नहीं है, ये जो है यहाँ से अटैक नहीं कर सकता, 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 यहाँ से नहीं कर सकता, यहाँ से नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इस स्पेस से जो है अटैक कर सकता है। लेकिन अगर इसको हम 3 डिग्री वाले के साथ कंपेयर करें, अगर हम उस पहले वाले के जो हमने अभी डिस्कस किया जिसमें 3 आर ग्रुप लगे थे, ठीक है, तो जो है उसके कंपैरिजन में 3 डिग्री के कंपैरिजन में यहाँ पर अटैक करना थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं। और जितने कम आर ग्रुप लगे होंगे ना, जितने आर ग्रुप लगे होंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस उतना कम होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, न्यूक्लियोफाइल को उतना ही आसान होगा कार्बोकैटायन बनाना, ठीक है ना। मतलब वो ज़्यादा जल्दी पहुँच पाएगा सी तक, ठीक है ना। मतलब जो है सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, सबसे लेस रिएक्टिव हेलो एल्केन कौन से है, 3 डिग्री वाले, क्योंकि उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है, 2 डिग्री वाले का, ठीक है ना। उसके बाद किसका नंबर आता है, 2 डिग्री वाले का, ठीक है ना। 2 डिग्री वाले, 2 डिग्री में क्यों, यहाँ पर भी अटैक करना मुश्किल है, लेकिन 3 डिग्री के कंपैरिजन में, 3 डिग्री के कंपैरिजन में अटैक करने के लिए जगह थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी वाले की, अब बात करते हैं हम प्राइमरी वाले की, प्राइमरी वाले इसकी बात करते हैं अब, ठीक है। अब सी लगा है, कितने एच लगे हैं, 2 एच लगे हैं, एक एच यहाँ हो गया, एक एच यहाँ हो गया, एक आर इसमें लगा, एक आर इसमें लगा है और एक इसमें एक्स लगा है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, अब आप देखोगे प्राइमरी वाले में क्या है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स यहाँ पर तो कोई रोकने टोकने वाला जो है, रोकने टोकने वाला सिर्फ एक ही यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है। ये जो एच होंगे, अब मैंने आपको कहा कि जितना बड़ा ग्रुप होगा ना उसका उसकी जो है स्टीरिक हिंड्रेंस की पावर उतनी ज़्यादा होगी। अब जो हाइड्रोजन एटम है आपको पता है कि बहुत छोटे छोटे एटम है ये तो, ठीक है, इनका घेरा तो बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। मतलब ये तो लगभग ना के बराबर इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस कितने ग्रुप जो है कर रहे हैं, ओनली 1 ग्रुप जो है स्टीरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आर ग्रुप लगा है, यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा। और हमको पता है कि अगर स्टीरिक हिंड्रेंस कम हुआ तो न्यूक्लियोफाइल जो है बहुत आसानी से कार्बन के ऊपर अटैक करके ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा, ठीक है ना। मतलब इनके ऊपर प्राइमरी वाले के ऊपर, प्राइमरी वाले के ऊपर, प्राइमरी वाले जो है, प्राइमरी वाले हेलो एल्केन जो है बहुत ज़्यादा जो है रिएक्टिविटी शो करेंगे S2N रिएक्शन के टूवर्ड, ठीक है ना। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा, ठीक है। अब लास्ट वाले की बात करते हैं हम, इस वाले की बात, CH3X। तो ये वाला है हमारे पास मिथाइल हैलाइड, ठीक है ना। इसमें ये प्राइमरी भी नहीं है, ना तो ये प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना टर्शरी है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक भी आर ग्रुप नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह से, क्या इसके साथ कोई आर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर लेते हैं इसको, यहाँ पर इसको लेते हैं CH, इस तरह से CH तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस केस में अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना हो तो यहाँ पर तो कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, यहाँ तो लगभग स्टीरिक हिंड्रेंस 0 के बराबर है, ठीक है। 0 तो नहीं होगा, हालांकि इनका भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जितना मैंने आपको बताया कि जितना छोटा ग्रुप होगा स्टीरिक हिंड्रेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल बहुत ही ईजिली जो है अटैक कर लेता है कार्बन के ऊपर और ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है, ठीक है। तो ये जितना कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो ये सारा का सारा अगर हम एक छोटी सी लाइन में इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किस वाले हेलो एल्केन ने शो की, मिथाइल हैलाइड वाले ने, क्योंकि यहाँ पर तो स्टीरिक हिंड्रेंस हुआ ही नहीं, बिल्कुल कम हुआ, ठीक है। उससे कम, उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से थे, उससे कम रिएक्टिव कौन से थे, प्राइमरी वाले, ठीक है। उससे कम थे प्राइमरी वाले, ठीक है। उससे कम कौन से थे, सेकेंडरी वाले। और सबसे कम कौन थे हमारे पास, टर्शरी वाले, ठीक है। और जो यहाँ पर दिया है ये इसको नोट कर लो आप, ठीक है। इसको नोट करने के बाद आपको ये भी लिखना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैंने आपको समझा दिया, जो मैंने समझाया वो वही है ये, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप इसको वीडियो को इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लोगे तो यहाँ पर अब आएंगे हम इसके कंपेरिजन के ऊपर, S1N रिएक्शन और S2N रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब आपको कुछ भी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया बस आपको सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। आप कंपैरिजन अपने आप कर लोगे यहाँ पर अब, ठीक है। अब आते हैं S1N और S2N रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में दीज रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये तो सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर 1 लगा है, यहाँ पर सिंपल सी आपने याद रखनी है ये लाइन, दीज रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब ये वाली रिएक्शन क्या करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, ठीक है।
S2N रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी? दीज रिएक्शन इन्वॉल्व सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी? जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, ठीक है। अब देखिए S1N रिएक्शन में क्या होता था, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। अब ये देखिए मैंने बता चुका हूं, मतलब S1N रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्शन का रेट ओनली वन रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकंड वाला इसमें S2N में क्या कह रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। अब यहां पर देखा था हमने कि दोनों पर डिपेंड कर रहा था रिएक्शन का रेट, ठीक है। अब थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है देखिए, जो हमारा एक मिनट पहले हमारा S1N वाले थर्ड स्टेप क्या कह रहा है हमारा, इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। ये जो है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती थी, ठीक है ना। S1N वाली जो है हमारे पास कितने स्टेप में कंप्लीट होती थी, 2 स्टेप में, ठीक है। जो S2N वाली कितने में होती थी, 1 स्टेप में। अब देखिए 2 स्टेप कौन कौन से थे, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकैटायन बनता था, दूसरे में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर क्या होता सीधे जो है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट से सीधे हमारे पास अगला प्रोडक्ट बन जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये देखिए वही लिखा, जो मैकेनिज्म है वही लिख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर क्या बना था हमारे पास, कार्बोकैटायन बना था। यहाँ पर क्या बनी थी हमारे पास, ट्रांजिशन स्टेट। ये तो हम देख चुके हैं, ऊपर सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या कह रहा है, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम एनी डायरेक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है किसी भी डायरेक्शन में अटैक कर सकता है S1N में। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी इसकी, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमने क्या देखा, जो S2N रिएक्शन है इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो न्यूक्लियोफाइल था वो जो है लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक कर रहा था, ठीक है। ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। सो ये था गाइस पूरा का पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड। S1N रिएक्शन है क्या, S1N और S2N रिएक्शन क्या है, उनके बीच में कंपैरिजन क्या है, उनका मैकेनिज्म क्या है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।